पर फिट बैठता है? देखिए, अगर दोनों स्टेट को ध्यान में रखते हैं तो मान लीजिए कि 20% की बात कर रहे हैं, कि मतलब 20% पे समेट देंगे बीजेपी को। 500 के करीब सीट है, 100 पे ला देंगे, मतलब 20%। तो 80% सीटें विपक्ष जीत लेगा। महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो वहाँ तो है। बिहार में जो मैं स्थिति देख पा रहा हूँ वहाँ भी है। अगर सब सब सही रहा, जैसे चल रहा है, नीतीश कुमार जिस तरह से लीड कर रहे हैं, जिस तरह से केवल पार्टियों को लीड नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार को जिस तरह से लीड कर रहे हैं। बिहार का मॉडल का जिक्र किया प्रोफेसर साहब ने, तो बिहार मॉडल ने एक नमूना तो रखा है विपक्ष के सामने। और नीतीश कुमार जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार जब बीजेपी को छोड़ करके महागठबंधन में आए, बाकी पार्टियों को साथ लिया, बीजेपी को छोड़ करके जो पार्टियां थी उन लोगों को साथ लिया, तो कांग्रेस से मशवरा के बाद साथ लिया। मतलब सोनिया राहुल से मिले थे, याद करिए उस समय को बड़ा हंगामा था, बड़ा सनसनी यही थी कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे या क्या करेंगे। इस पर बहुत भारी चर्चा हुई थी। तब राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू नहीं की थी, वो पदयात्रा की बात चल रही थी। और उसके बाद पदयात्रा लंबी चली और जो है उसके बाद बड़ा शांत सा रहा, और लोगों को लगा कि अरे विपक्ष जो इकट्ठा होने की बात कर रहे थे उसका क्या हुआ, कुछ अब तक रिजल्ट नहीं आया। कल ही मैं कहीं देख रहा था, लोग बोल रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो पदयात्रा तो समाप्त हो गई लेकिन विपक्ष के इकट्ठा करने पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। नागालैंड में, त्रिपुरा में, मेघालय में चुनाव हो रहे हैं लेकिन राहुल गांधी का वहां पता नहीं। तो क्या सोच रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर के, जबकि प्रधानमंत्री जोर शोर से लगे हुए हैं, शिवसेना को तहस नहस करने में लगे हुए हैं, विपक्ष को हर तरीके से मटिया मेट करने में लगे हुए हैं। वैसी स्थिति में विपक्ष क्या सोच रहा है, क्या विपक्ष में एका होगा, ये सवाल सबके पास है। तो आज जो है नीतीश कुमार जो वहां जाकर के बोले हैं, उससे ये लगता है कि विपक्ष जो है एक बार फिर से कमर कसने को तैयार है। और उसमें नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप चाहते हैं तो हम उसको लीड कर सकते हैं। वो उस तरह की भाषा में समझिए जिस तरह से नीतीश कुमार बोलते हैं। नीतीश कुमार के बोलने में आधी बातें तो कोई भी समझ लेता है, वो आधी बातें समझने के लिए थोड़ा आगे पीछे देखना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार को सीधे सीधे नहीं समझा जा सकता, इतना आसान नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव या और जो विपक्ष के नेता उनके विपक्ष में रहे, उन लोगों ने हमेशा कहा कि नीतीश कुमार को समझना आसान काम नहीं है। बिल्कुल समझना आसान काम नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ मैं एक अगर स्टडी करके बताऊं तो ये बताऊं कि नीतीश कुमार ये बात समझते हैं कि उनको ये पता रहता है कि सत्ता कहाँ सही तरीके से चल रही है, जहां वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो वो हमेशा, देखिए जिस समय से वो सत्ता में आए हैं बिहार में 2005 से, तो बहुजन को साथ लेकर के चले। बहुजन का मतलब, हालांकि आमतौर पे जब हम जगदेव बाबू की बात करते हैं, लोहिया की बात करते हैं, कांशीराम की बात करते हैं, उसमें सवर्ण जो है वो छूट जाते हैं, सवर्ण अलग हो जाते हैं। बहुजन के मतलब सवर्णों के अलावा जो जातियां हैं, उसमें मुसलमान भी है। अब याद कीजिए जब लोहिया जी का जमाना था और जो है पार्टी बनी थी, तो क्या हुआ था, 60 और 40 का बंटवारा हुआ था कि 40 में सवर्ण और 60 में जो है बाकी लोग रहेंगे। और उसमें यह हुआ था कि महिलाएं भी इस हिस्से में शामिल हो जाएंगी। और उसमें हुआ ये था कई तो जो जिसमें जगदेव बाबू नाराज भी हुए, और फिर सरकारें कई आई गई बिहार में। 60 से लेकर के, मतलब 67 से लेकर के जो 74 तक का काल रहा, वो बड़ा बिहार का बड़ा अद्भुत काल है। वो समझिए एक तरह से कितनी करवट ली राजनीति में। और उसमें ये हुआ ये कि पति जो है बन गए इधर से 40% वाले में, यानी मतलब लोकसभा का चुनाव जीत लिया या विधानसभा का चुनाव जीत लिया, और पत्नी जो है उनकी राज्यसभा का चुनाव जीत करके चली गई या विधान पार्षद का चुनाव जीत करके चली गई। तो 60-40 का भाग में भी गड़बड़ हो गया था। लेकिन नीतीश कुमार ने जो मॉडल पेश किया, चूंकि उनको समाजवादी इतिहास से आए हैं, लोहियावादी हैं, वो जयप्रकाश नारायण के साथ काम कर चुके हैं, कांग्रेस के विरोध के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के साथ लंबे समय रहे, और बीजेपी के साथ रह करके भी उन्होंने ये बताया कि बिहार में बीजेपी मनमानी नहीं कर सकी। 2005 से लेकर के अब तक का जो समय रहा, देश भर में बीजेपी ने मनमानी की, लेकिन बिहार में बीजेपी की मनमानी नहीं चली, अब तक तो नहीं कर पाई है। न ईडी कुछ कर पाई है, न सरकार दिल्ली की कुछ कर पाई है। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से, अब बताइए, सब्सिडी से पूरा का पूरा मामला, और उसको चुनाव आयोग अभी कहता है कि भैया ये धनुष बाण शिंदे जी का हो गया, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये तो जबरदस्ती है, दादागिरी है। लेकिन बिहार में वो नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार का कहने का मतलब ये है राजीव जी कि देखिए, अभी अगर समझिए कांग्रेस लीड लेती है तो उसमें एक दिक्कत आती है कि अखिलेश
और जो है के चंद्रशेखर राव, ये दो जो है एक अलग थर्ड मोर्चा बनाने की बात पर लग गए। आपने जैसा कि प्रस्तावना में कहा कि नीतीश भी, लेकिन नीतीश ने अपने खुद नहीं गए, नीतीश ने दूरी रखी। ममता बनर्जी भी अलग जगह खड़ी हैं, जैसा कि कहा प्रोफेसर साहब ने कि वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका टकराव है, तो एक मंच पे आना आसान नहीं दिखता है। और बीजेपी बार बार इसी का फायदा उठाती है। पिछले 2 चुनाव में हम लोगों ने क्या देखा है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह है कि विपक्ष एक मत नहीं है। कांग्रेस को उनसे झगड़ा है, उनसे कांग्रेस को झगड़ा है, और कई फ्रंट बन जाते हैं। तो नीतीश कुमार इसलिए बार बार कहा है कि कोई थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, जो बनेगा मेन फ्रंट बनेगा, और कांग्रेस के बिना कोई फ्रंट नहीं बनेगा। नीतीश कुमार ने स्पष्ट अंडरलाइन किया है कि कांग्रेस के बिना कोई फ्रंट नहीं बनेगा। और उसमें तेजस्वी की बात को अगर ऐड कीजिए तो तेजस्वी ने क्या कहा, तेजस्वी की कांग्रेस जहां ताकत में है, शक्ति में है या मजबूत है, वहां कांग्रेस लड़े बीजेपी के साथ, और जहां रीजनल पार्टियां हैं वहां रीजनल पार्टियों को लड़ने दे, ड्राइविंग सीट पे बैठने दे, और हम पीछे खड़े होंगे। महाराष्ट्र में देखिए वही हुआ कि महाराष्ट्र में शिवसेना को ड्राइविंग सीट पे कांग्रेस ने बैठने दिया, कांग्रेस पीछे रही। बिहार में भी अभी यही है कि ड्राइविंग सीट पर जो है वो नीतीश कुमार बैठे हैं या तेजस्वी बैठे हैं, कांग्रेस पीछे है। तो वो मॉडल हमारे सामने बिहार और महाराष्ट्र है। तो मुझे लग रहा है कि अब एक जो है कांग्रेस के साथ बैठ करके नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक खाका कागज पे, नीतीश कुमार इस मामले में बड़े जो है जहीन व्यक्ति हैं, स्पष्ट राजनीतिज्ञ हैं कि वो हवा में कोई बात नहीं करते। बिल्कुल। वो कोई भी बात करते हैं तो लिखित करते हैं, और संविधान के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। वो न तो इस बात पे ध्यान देते हैं कि सवर्ण को दुत्कारा जाए, न इस बात पे देते हैं कि दलितों को लतियाया जाए। वो दोनों सबके साथ समान वाला भाव रखते हैं, जो संविधान में भाव वर्णित है। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि 100 में 90 शोषित है। वो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जो प्रकरण हुआ, उसमें भी बड़ा उन्होंने अलग लाइन ले ली और कहा कि भाई धर्म के मसले में हम बोलने वाले नहीं है, चूंकि संविधान धर्म के मसले में सबको आजादी देता है। तो कंप्लीटली संविधान के तौर पे चलते हैं, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस देश के लिए मौजूदा राजनीति में एक आदर्श व्यक्ति है, और उनकी लीडरशिप में अगर विपक्ष खड़ा होता है, जो कि संभव है, अखिलेश को ही मुझे लगता है इनकी लीडरशिप में आने में दिक्कत नहीं है, और मुझे लगता है कि चंद्रशेखर राव को भी आने में दिक्कत नहीं है। और वैसी स्थिति अगर बनती है तो बिहार, उत्तर प्रदेश अगर एक मत हो जाता है बीजेपी के खिलाफ, तो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि 100 सीट पर समेट देंगे, कोई अनहोनी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो असंभव सी बात है, क्योंकि तमाम स्थितियां जो है बीजेपी के खिलाफ है। और देखिए कि संविधान को किस तरह से तार तार किया जा रहा है हर फैसले पे। जी जी चाहे जी वो जी बिल्कुल की बात करें, चाहे वो अडानी की बात करें, चाहे वो अभी और ये शिवसेना वाला जो चुनाव हुआ उसकी बात करें, सारे मसलों पे, बीबीसी वाले पे बात कर ले, तो संविधान को कैसे तार तार कर दिया जाए, बीजेपी उस स्थिति में आ गई है। और अगर 2024 में बीजेपी वापस सत्ता में आती है विपक्ष के अंतर विरोध की वजह से, तो बड़ा भयावह काल होगा। ये समझना पड़ेगा सब लोगों